मोस्ट वेलकम बैक टू आवर मैराथन। चलिए देखते हैं टेक्स्ट बुक का ऑल सॉर्ट्स ऑल टाइप का क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। सो बने रहिए कंटिन्यू मेरे साथ। ओके ना। तो देखते हैं पहले स्टर्ट क्या होता है। तो हम भी अच्छे से जानते हैं कि स्टर्ट क्या होता है। फिर प्रिंसिपल स्टर्ट क्या होता है ये भी जानते हैं। कॉलम और पोस्ट एक्सटेंशन ये भी जानते हैं और बूम को भी जानते हैं। तो स्टर्ट क्या होता है, जैसा कि आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट कि इसमें से कौन कंप्रेशन मेंबर है, तो आप याद कीजिए कि स्टर्ट जो है अपना कंप्रेशन मेंबर है। प्रिंसिपल स्टड भी कंप्रेशन मेंबर है। कॉलम ऑफ पोस्ट एक्सटेंशन ये भी कंप्रेशन मेंबर है। अब बूम भी है जो कंप्रेशन मेंबर है। तो स्टड किसको बोलते हैं, आप देखेंगे डेयरी फार्म वगैरह बनता है, डेयरी फार्म वगैरह, तो उसमें पाइप डाला जाता है इंक्लाइंड थोड़ा सा हाइट के लिए, मतलब ऊपर टर्न बनाने के लिए। तो वो जो इंक्लाइंड दिया जाता है ना, तो उस पर कंप्रेशन फोर्स लगता है, उसी को हम इंक्लाइंड वाला को यहाँ स्टर्ट बोलते हैं। ओके ना। प्रिंसिपल स्टर्ट वही हो जाएगा। कॉलम आपको भी जानते हैं कंप्रेशन मेंबर है। पोस्ट ये भी कंप्रेशन है। एक्सटेंशन स्टील में अगर पूछा जाएगा कंप्रेशन कौन होता है, तो स्टील में एक्सटेंशन हो जाता है। अब बूम बोला जाए तो एक क्रेन वगैरह में होता है बूम, तो बूम भी एक कंप्रेशन मेंबर है। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है वो देखते जाइए आप। आगे पहल का स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, कंटूर लाइन के लिए है। तो कंटूर लाइन फ्रॉम भी शेप वो पूछेगा और कंटूर लाइन फ्रॉम यू शेप पूछेगा। तो यू शेप और भी शेप में ही याद रखना है कंटूर लाइन में कि अगर भाई भी शेप का रहेगा तो वैली लाइन हो जाएगा और कन्वेक्स हो जाएगा। तो भी जैसा नहीं एक्स होता है, तो भी जैसे नहीं वैली होता है। तो कंटूर लाइन में जो भी शेप होता है वो क्या होता है, वैली लाइन होता है। भी जो होता है वैली लाइन होता है। और क्या बोले तो ये कन्वेक्स साइड हो जाता है। साइड क्या होता है, कन्वेक्स हो जाता है। और यू शेप जो होता है सो, तो यू शेप जो होता है ना, यू शेप ये सब नहीं बोल रहे हैं हम, यू शेप को बोल रहे हैं। तो यू शेप जो होता है ना वो कुछ बोलता है, कुछ हुआ कन्वेक्स हुआ ना, लेकिन जो यू शेप जो होता है ये भी आपका यू शेप भी होता है कन्वेक्स हो जाता है। यू शेप कर्व्स और कर्व्स वैली विथ कन्वेक्स साइड, इसमें भी कन्वेक्स साइड होता है। लेकिन यू जो होता है ना वो जो था से कर्व्स वैली लाइन था, लेकिन ये जो होता है ना वैली नहीं होता है, ये रिजिड लाइन हो जाता है। ओके। तो आप याद कीजिए कि यू शेप जो होता है आपका, यू शेप जो होता है क्या होता है, तो यू शेप आपका रिजिड लाइन होता है, लेकिन इसका साइड जो होता है कन्वेक्स नहीं होता है। अभी गलती बता दिए, कनकेव हो जाता है। डन। तो दोनों को कंफर्म कीजिए। अगर भाई कंटूर लाइन ने पूछा आपसे कि वैली लाइन किसको होता है, तो भी शेप का हो जाता है कैसा होता है, तो कन्वेक्स हो जाता है। और यू शेप पूछेगा कंटूर लाइन में तो रिजिड लाइन हो जाता है। यू शेप क्या होता है, रिजिड लाइन हो जाता है, एक कनकेव साइड हो जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि भी शेप का साइड कैसा होता है, तो भी शेप का कन्वेक्स हो जाता है। यू शेप का कैसा होता है, तो कनकेव हो जाता है। ये दोनों ऑप्शन सही थे। आगे बढ़ते हैं। अब यार लिक्विड लिमिट, तो लिक्विड लिमिट को कंफर्म करते हैं क्या होता है। तो लिक्विड लिमिट जो होता है ना उसके बारे में हम देख रहे हैं कि लिक्विड लिमिट, तो आपको कहने का मतलब है ना कि इसका डिफिनेशन है वो कंफर्म करना पड़ेगा। इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच ऑफ द सॉइल स्टिल द लिक्विड स्टेट वट हैज अ स्मॉल शेयरिंग। कहने का मतलब है कि मिनिमम वाटर कंटेंट, वह मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पे आपका सॉइल लिक्विड स्टेट में आ जाता है उसी को हम लिक्विड लिमिट बोलते हैं। लिक्विड लिमिट मतलब कम से कम पानी में लिक्विड स्टेट में आ जाता है तो लिक्विड लिमिट बोलते हैं। अब आया प्लास्टिक लिमिट। ओके ना। तो प्लास्टिक लिमिट क्या हो जाता है, तो कहने का मतलब कि जैसे बेलना से रोटी बेलते हैं ना, तो उसी तरह सॉइल को बेलना है और मिनिमम उसको 3 mm थ्रेड डायमीटर बना देना है, उसको बेल कर, उसी को हम प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। अब आ गया श्रिंकेज लिमिट। तो श्रिंकेज लिमिट में कहीं भी डिफिनेशन दे देगा और वॉल्यूम का डिफरेंस किया, मतलब आपको लगेगा कि सॉइल इक्वेशन उसमें वॉल्यूम के बारे में बता रहा है और लिक्विड में प्लास्टिक लिमिट श्रिंकेज सब दे देगा, तो श्रिंकेज लिमिट आपको मारना है। जहाँ भी वॉल्यूम का डिस्कस होगा श्रिंकेज लिमिट ही मारना है। ओके ना। तो डिफाइन द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट बीच ऑफ द रिडक्शन इन वाटर कंटेंट, रिडक्शन हो रहा है वाटर कंटेंट में, बिल नॉट रिडक्शन इन वॉल्यूम सॉइल मास, तो वो श्रिंकेज लिमिट हो जाएगा। कहने का मतलब है तो मैक्सिमम वाटर कंटेंट, इसमें मैक्सिमम वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट में मैक्सिमम वाटर कंटेंट कह रहा है, तो रिडक्शन इन द वाटर बट नॉट रिडक्शन इन द वॉल्यूम, तो हो जाता है श्रिंकेज लिमिट। कंफर्म कीजिए कि वह मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिसमें रिडक्शन होगा, काची भी रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन हो जाएगा आपको रिडक्शन इन वाटर कंटेंट, रिडक्शन इन वाटर कंटेंट, लेकिन नॉट रिडक्शन रिड्यूस इन वॉल्यूम, उसको बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। ठीक है। अब आया प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो इसको कंफर्म करने से पहले हम बता दें कि प्लास्टिसिटी मतलब इंडेक्स देखने से पहले एक कहानी सुनाएंगे आपको कि सोना और प्रहलाद हम दोनों हुए। तो पहले सोना आती है, कुछ बात में पहले सोना आती है, उसके बाद प्रहलाद आता है। तो सोना तो श्रिंकेज इंडेक्स और प्रहलाद तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ऐसे रिलेट करके याद कीजिए, जल्दी याद होगा। तो पहले श्रिंकेज इंडेक्स, पहले इंडेक्स पढ़िएगा ना तो यही पहले के वर्ड में आता है। तो श्रिंकेज इंडेक्स का फार्मूला और प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फार्मूला कैसे याद करेंगे। तो श्रिंकेज इंडेक्स जो हुआ ना, तो इससे मैं एक और कहानी सुनाते हैं कि पहले अगर भाई दबे पानी उनी की बात कीजिएगा तो पहले कुछ ही कहते थे लोग, पानी को पानी कहते थे, अब लिक्विड कहने लगे हैं, कुछ इंग्लिश जान गए हैं। तो वही पानी, तो पहले पानी तो फिर लिक्विड। तो श्रिंकेज इंडेक्स में
पहले क्या पानी, तो डब्ल्यू पी माइनस में डब्ल्यू एस, तो डब्ल्यू एस क्यों, तो श्रिंकेज इंडेक्स है तो डब्ल्यू एस इधर छोड़ देंगे, तो डब्ल्यू पी माइनस में डब्ल्यू एस श्रिंकेज इंडेक्स का फॉर्मूला, प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो पहले पानी आया फिर लिक्विड आया, तो डब्ल्यू एल लिक्विड, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, तो डब्ल्यू पी कहाँ से, तेने हुआ प्लास्टिसिटी इंडेक्स इधर से आ गया। ओके, तो फॉर्मूला दोनों के श्रिंकेज इंडेक्स और प्लास्टिसिटी इंडेक्स कन्फर्म कीजिए। डब्ल्यू पी प्लास्टिसिटी इंडेक्स में, सॉरी श्रिंकेज इंडेक्स में डब्ल्यू पी मैंने प्लास्टिक लिमिट, डब्ल्यू पी माइनस में डब्ल्यू एस, पहले पानी ना, तो डब्ल्यू पी माइनस में डब्ल्यू एस प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट, फिर इधर में लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट हुआ, फिर डब्ल्यू एल माइनस में डब्ल्यू पी लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हो गया फार्मूला। आगे क्या है कंफर्म करते हैं। आगे देखिए, अब इसको मतलब वाटर फ्लो थ्रो अ पाइप 5 सेंटीमीटर डायमीटर अंडर द प्रेशर हेड 20 मीटर एंड विच 5 मीटर एबव द डेटम लाइन, फाइंड द हाइट ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू डेटम, डेटम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो इसे न्यूमेरिकल है, इसको देखते हैं बना के। ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होता है ना उससे रिलेटेड है। इसमें दे दिया है आपको, क्या बोलते हैं, क्या क्या दिया है आपको, डायमीटर ऑफ पाइप दे दिया है, फिर प्रेशर हेड दे दिया है, उसके बाद एलिवेशन पाइप फ्रॉम डेटम ये भी दे दिया है। तो इसको कैसे मैंने यथी करेंगे, तो कहने का मतलब है कि एलिवेशन जो दिया है से और प्रेशर हेड जो दिया है सो, दोनों को जोड़ देंगे। इसमें आपको जो डायमीटर दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, जो प्रेशर हेड हुआ ना से, और उसके बाद एलिवेशन ऑफ द पाइप फ्रॉम डेटम, वो दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में कैसे डायरेक्ट फार्मूला को इसको यूज करना है, कुछ नहीं, डायरेक्ट आप याद रखिए कि अगर बाय द वे प्रेशर दिया है से और एलिवेशन पॉइंट जो दिया जाए दोनों को जोड़ देंगे और डायमीटर को छोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 25। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है टाइप से, मैंने ग्रेवल्स वगैरह ये सब सैंड जो बताता हूँ उसी के बारे में बता रहा है। तो वो दे रहा है, फिर एवरेज साइज पूछ रहा है, फिर परमिलिटी पूछ रहा है। तो इस स्थिति में हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए हमको डायरेक्ट आपको सिल्ट वगैरह से नहीं शुरू करना है, सबसे पहले बड़ा शुरू किया जाता है। तो ग्रेवल हो गया, फिर सैंड हो गया, फिर सिल्ट हुआ, फिर क्ले हुआ, 4 को होता है, ग्रेवल होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है। इसका साइज पूछेगा, इसका परमिलिटी पूछेगा, तो साइज याद कीजिए। आपको पता है कि ग्रेवल का साइज हो जाता है 80 से लेकर 4.75 mm। इसी में बोल्डर आता है, क्यूबल आता है उससे ऊपर, लेकिन वो ग्रेवल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 80 से ग्रेवल का साइज 80 से लेकर 4.75 mm तक हो जाता है। सैंड का साइज आपको भी पता है कि ऊपर से 4.75 उतरेगा, तो 4.75 से लेकर 0.10 मैंने वो 0.075 mm ये हो जाता है आपको सैंड का साइज। सिल्ट का साइज तो आपको से फिर ऊपर से उतरेगा वही लास्ट वाला 0.075, तो 0.075 से लेकर 0.002 तक होगा, 2 जीरो 0.002 हो जाएगा इस सिल्ट का साइज। अब क्ले का साइज ऊपर से 0.0 2 जीरो वाला 2 नीचे उतरेगा, तो 0.002 से लेकर 0.0002 तक हो जाता है। ओके, तो ऊपर से का उतारने के लिए सीख जाइए, एक उतरते जाता है कंटिन्यू। ओके ना, यहाँ लेस देन 0.000 भी दे सकता है, नहीं तो कले का 0.002 लेस देन कर देगा, कले का 0.002 नहीं तो 0.002 से लेकर 0.00002। ओके, अब परमिलिटी की बात करेगा तो ग्रेवल का परमिलिटी क्या होता है, तो मोर देन 1 हो जाता है। फिर सैंड का 1 से लेकर 10³ सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाता है। सिल्ट का क्या हो जाता है 10³ से लेकर 10⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाता है। क्ले का लेस देन 10⁷। तब याद कीजिए, पहले तो ग्रेवल का परमिलिटी क्या होता है, तो मोर देन कितना, तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब सैंड का पूछेगा तो सैंड का जो सैंड होता है ना उसी की बात कर रहे हैं। सैंड का, ग्रेवल को तो देख ही नहीं कि मोर देन होता है, सैंड का साइज कितना होता है, तो ऊपर से 1 उतारिए, तो 1 परमिलिटी नहीं, साइज नहीं परमिलिटी, तो ऊपर से 1 उतारिए, तो 1 उतारिएगा तो क्या होगा, ऊपर से 1 उतारिए तो 1 उतारेंगे तो 1 है, मोर देन 1 है तो 1 से लेकर 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सिल्ट का साइज 10⁻³ से लेकर वो 10⁻³ से लेकर 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाता है। ओके, अब क्ले का तो लेस देन 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो आपको याद हो गया ग्रेवल एंड सिल्ट का मोर देन 1 से लेकर 10⁻³ तक, फिर 10⁻³ से लेकर 10⁻7 तक, और उसके बाद लेस देन 10⁻7 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फॉर अ कैचमेंट राजस्थान इंडिया मीन मंथली टेम्परेचर जून 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जून में 28 डिग्री एंड एवरेज रेनफॉल जून इतना 16 सेंटीमीटर, एस्टिमेटिंग द रन ऑफ मंथली जून। कहानी अभी कोसल से मेथड से कह रहा है कि मंथली इसको में निकालना है। जून महीना में 28 डिग्री टेम्परेचर था, उसमें रनअप हुआ, रेनफॉल हुआ, प्रिसिपिटेशन हुआ 16 सेंटीमीटर, तो उसमें रनअप को एस्टिमेट कर लग रहा है। तो देखिए इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, कंटिन्यू देखते हैं। राजस्थान
इसको मैं निकालने के लिए आपको जानते हैं मंथली रन ऑफ निकालने के लिए, रनफॉल नहीं रन ऑफ, जो धरती पे पानी बहता है वो मंथली रन ऑफ निकालने के लिए मंथली जितना प्रिसिपिटेशन हुआ से और माइनस मंथली जितना लॉस हुआ से उसको करने पड़ेगा। तो मंथली प्रिसिपिटेशन तो आप जानते हैं कि 16 कितना हुआ है, 16 सेंटीमीटर हुआ है, कुछ ही हुआ है, 16 सेंटीमीटर हुआ है, ठीक है ना। और जून महीना में हुआ है, टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, तो लॉस हुआ, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो लॉस के लिए 0.48 मंथली टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो जून में था से, तो 0.48 होगा, 0.48 होगा, मीन टेम्परेचर होगा। तो 16 माइनस जितना लॉस हुआ है उसको घटाएंगे, तो 16 माइनस 0.48 मल्टीपल मीन टेम्परेचर 28 डिग्री टेम्परेचर था, उसके बाद सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वेइंग से पूछा जा रहा है क्वेश्चंस। अगर बाई द वे कहा जाए कि इन सर्वेइंग अ पॉइंट इज स्टेबलाइज, माने एगो पॉइंट से सर्वे में कह रहा है क्या स्टेबलाइज कर दिएगा, तो हम भी मार रहे थे कि 2 पॉइंट, लेकिन रेफरेंस नहीं मार रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि सर्वे में जो एक पॉइंट से यूज करके जो अति किया जाता है वो कह रहा है एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑलरेडी फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस। कहने में एटलीस्ट 2 पॉइंट, कम से कम 2 पॉइंटों से हम एक पॉइंट से कम 2 पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन उसका रेफरेंस लेकर। सर्वे में एक पॉइंट से हम 2 पॉइंट बना सकते हैं उसका, लेकिन रेफरेंस लेकर, रेफरेंस भी मारना पड़ेगा, सिर्फ टॉप पॉइंट नहीं करना, उसका रेफरेंस भी मारना होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है ना कि डायरेक्ट शेयर टेस्ट, जैसे यूनिट 10 में पढ़े होंगे सॉइल में डायरेक्ट शेयर टेस्ट, तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट डायरेक्ट आ रहा है, कोई भी चीज़ कोई डायरेक्ट काम करता है बिना प्लान के, तो देखते हैं ना बेकार होता है, उस तरह समझिए कि इसका बेकार अजम्पशन है, उसी तरह सोच लीजिए। देखिए इन डायरेक्ट शेयर टेस्ट ड्रेनेज कांट बी कंट्रोल, मैंने डायरेक्ट शेयर टेस्ट होता है उसमें ड्रेनेज पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। आपसे पूछ सकता है कि ड्रेनेज पे कंट्रोल होता है, डायरेक्ट शेयर टेस्ट में नहीं होता है। पोर वाटर प्रेशर कांट बी मेजर्ड, इसमें जो पोर वाटर प्रेशर जो होता है इसमें मेजर नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट में पोर वाटर प्रेशर मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, दिस टेस्ट बेस्ट सुटेबल फॉर फ्री ड्रेनेज सॉइल एंड सैंड एंड ग्रेवल्स। कहने का मतलब है डायरेक्ट है ये है तो इसका कोई वैल्यू है नहीं, तो इसका कोई वैल्यू नहीं ना है। तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट होता है ना ग्रेवल के लिए, सैंड के लिए होता है, एक कोहेजन लेस सॉइल के लिए होता है। ओके ना, इसमें फेल्योर प्लेन पहले ही से डिटरमाइन होता है, डायरेक्ट है तो फेल्योर प्लेन ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। कहने का मतलब है डायरेक्ट शेयर टेस्ट होता है ना वर्टिकल वर्ड कुछ नहीं, तो हॉरिजॉन्टल हमेशा होता है। तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट में याद रखिए कि फेल्योर प्लेन हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। ओके, कंफर्म हो गया, इतना सारा बात था डायरेक्ट शेयर टेस्ट से। अब आगे चलते हैं। सेंटर लाइन मेथड यूज्ड प्रिपेयरिंग बिल्डिंग एस्टिमेट। सेंटर लाइन जो मेथड होता है ना किसके लिए यूज करते हैं, तो बिल्डिंग एस्टिमेट के लिए। आप कंफर्म हो जाइए कि सेंटर लाइन मेथड बिल्डिंग एस्टिमेट के लिए। ओके, अब आया चेन सर्वे। तो आपको पता होना चाहिए कि चेन सर्वे क्या होता है। तो इसमें कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल क्या होता है, तो द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे इज ट्रेंगुलेशन। तो आपको कंफर्म कीजिए कि चेन सर्वे जो होता है ना, चेन से सर्वे जो करते हैं उसका जो प्रिंसिपल जो होता है ना क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग इज ट्रेंगुलेशन। जो प्रिंसिपल होता है चेन सर्वे का वो कैसा होता है, ट्रेंगुलेशन हो जाता है। ओके ना, अब काहे होता है वो भी इसमें दिखाया गया है। दिस मीन द एरिया ऑफ सर्वेयड डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल बिकॉज ट्रायंगल सिंपल फिगर दैट कैन बी प्लॉटेड फ्रॉम द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल जो होता है ना चेन सर्वे में वो ट्रेंगुलर होता है। क्यों होता है कि चेन सर्वे में ट्रेंगुलर ये होता है कि ट्रेंगल जो होता है सिंपल फिगर है और इसका लेंथ जो मेजर कर लेते हैं साइड से, इसलिए चेन सर्वे में होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चैन के बारे में दिया गया है, उसको देख लीजिए। यहाँ पे आ जाता है आपको रिवेन्यू चैन। तो रिवेन्यू चैन देखिए आप, तो रिवेन्यू चैन जो होता है उसको देखिए, रिवेन्यू चैन कितना होता है आर, तो रिवेन्यू में आर आता है तो 33 फीट का होगा और इसमें 16 लिंक होता है। तो 16 दूनी के 32, 33 का ही रहा था, 16 दूनी के 32, तो 33 फीट का इसको में रिवेन्यू चैन होता है, इसमें 16 लिंक होते हैं। गंटूर चैन जी जो होता है 6 जैसा होता है, तो गंटूर चैन 66 फीट का होता है, 100 लिंक्स हो जाता है। इंजीनियरिंग चैन मस्त है, 100 फीट का होता है, 100 लिंक हो जाता है। मैट्रिक चैन 20 मीटर या तो 30 मीटर का होता है। अब इसको मैं 1 मीटर में इसमें 5 लिंक्स होते हैं। 1 मीटर में कितना होता है, 5 लिंक्स होता है, माने एक मीटर में कितना होता है 5 लिंक होता है। 20 सेंटीमीटर पे 1 लिंक हो जाता है। तो 1 मीटर में 5 लिंक, तो 20 मीटर में 100 लिंक, 30 मीटर में 150 लिंक। ओके, आगे बढ़ते हैं। चैन सर्वे मेनली डन यूजिंग द ट्रेंगुलर टेक्निक बिकॉज। अब बताइए कि चैन सर्वे में ट्रेंगुलर टेक्निक क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ट्रेंगुलर टेक्निक इसलिए यूज करते हैं कि ट्रेंगल एक सिंपल फिगर है और इसको साइड से आसानी से मेजर कर सकते हैं, इसीलिए हम ट्रेंगुलर का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड है, तो नॉइज पोल्यूशन में देखते हैं क्या क्या है। पहला इसमें WHO के हिसाब से दिया गया है कि अगर बाई द 65 डेसिबल से ज़्यादा अगर बाई द वे मैंने साउंड हुआ तो नॉइज पोल्यूशन में लेकर चला जाएगा। ठीक है, टू बी 65 से कहा गया है, 65 65 से ज़्यादा हुआ तब पॉल्यूशन में 65 से ज़्यादा हुआ तो टू बी
प्रीसाइजेज नॉइज बिकाउज हार्मफुल व्हेन द एग्जिस्ट 75 डेसिबल। अगर भाई देवे डेसिबल से 75 डेसिबल से 65 पे तो है कि बड़ा हो गया तो नॉइज पोल्यूशन में आ जाएगा, लेकिन 75 से ज़्यादा हुआ तो आपको हार्मफुल हो जाएगा, लेकिन 120 से डेसिबल से ज़्यादा होगा तब पेनफुल हो जाएगा। तो 3 को बताएं, पहला 65 से ज़्यादा तो आपको कुछ हो जाएगा साउंड पोल्यूशन, 75 से ज़्यादा तो हार्मफुल, और 120 से ज़्यादा तो पेनफुल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि द बेसिक्स यूनिट ऑफ वाट पर मीटर्स वाट पर सेंटीमीटर्स। कहने का मतलब यूनिट क्या होता है, यूनिट जो होता है नॉइज पोल्यूशन जो होता है साउंड पोल्यूशन का यूनिट क्या होता है, उसका हो जाता है वाट पर मीटर स्क्वायर वाट पर सेंटीमीटर, वाट 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 पर मीटर स्क्वायर वाट पर सेंटीमीटर, वाट पर मीटर स्क्वायर वाट पर सेंटीमीटर, वाट पर मीटर स्क्वायर वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए साउंड लेवल ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन नॉट मेजर्ड इन टर्म, किस में नहीं मेजर करते हैं, तो माइक्रो पास्कल में करते हैं, साउंड को हम माइक्रो पास्कल में करते हैं, बेल्स में भी करते हैं, डेसिबल्स में भी करते हैं, लेकिन मीटर पर सेकंड में नहीं करते हैं, ये तो वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में करते हैं। तो वही पूछा गया है कि किस में नहीं करते हैं, तो हम माइक्रो पास्कल में करते हैं। याद कीजिए, आप पूछ सकता है कि साउंड पोल्यूशन को माइक्रो पास्कल में करते हैं तो करते हैं, वेल में करते हैं, डेसिबल में, वेल डेसिबल सेम में है। ओके, अब आगे देखिए, ये आपको से याद नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत घुरा घुरा क्वेश्चन पूछा जाता है, समझिए कि क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे रिपीट कर देते हैं। अगर भाई दबे जोन पूछा जाएगा कि परसेंटेज ऑफ पासिंग थ्रो एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट का जो होता है ना उसका जोन कितना होता है, तो इसका 4 को जोन होता है। फाइन एग्रीगेट का, कोर्स नहीं, फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट का जोन कितना होता है, तो इसका 4 को जोन होता है। और उस जोन के हिसाब से अगर सिप बोला जाए तो उसी हिसाब से कितना कितना चालने पर क्या आ जाता है वो कह रहा है। तो 10 mm का चलनी हो जाता है, 4.75 mm का चलनी होता है, 2.36 का होता है, ये तो जानते हैं कि 10 mm का चलनी भी होता है, 4.75 mm का भी चलनी हो जाता है, और 3.6 mm का भी चलनी होता है, 1.8 भी होता है। तो 1.8 फिर 600 माइक्रोन का होता है, 300 का, फिर 150 का, तो 1.18 तक का हम याद कर सकते हैं, उससे नीचे नहीं याद होगा। तो देखिए याद करते हैं, शायद किस्मत रहा तो सही हो। पहले 10 mm का चलनी, फिर 4.75 mm का, फिर 2.36 मैंने 4.75 का आधा कर दीजिए, 2.36 का, फिर 2.36 का आधा कर दीजिए 1.38 का, 1.18 का, 18×36। तो जोन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है, तो 10 mm का रखा तो उसमें सब ठीक है। जोन फर्स्ट में भी 100, सेकेंड में भी 100, थर्ड में भी 100, फोर्थ में भी 100। अगर भाई देव 4.7 का हैगा तो 90 100 90 100 90 100, और लास्ट में 95 और 100 हो जाएगा। ओके ना, 4.75 mm का बोलते हैं सीविंग करना है तो 90 100 90 100 90 100, लेकिन क्लास जो थी होगा जो फोर्थ उसमें कितना होता है 90 100 90 100, लेकिन उसमें कितना हो जाएगा 95 100, 95 के बाद 100 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 2.36, अगर बाई द वे 2.36 के बाद तो 2.36 में देखेंगे तो 60 से 95, फिर 75 से 100, फिर 85 से 100, 95 से 100, तो इसको भी याद कर लेंगे अच्छा से। 60 से 95 पहले याद कीजिए। अगर बाई द वे 2.36 रहा तो 60 से 95, 2.36 वाला में जोन फर्स्ट में 60 से 95, 60 से 95, उसके बाद 60 से 95 हुआ ना तो उसके बाद 100 बढ़ेगा, सब बोला। फिर 60 के बाद 75 लीजिए, 75 के बाद 85 लीजिए, 85 के बाद 95 लीजिए, तो 60 से 95, उसके बाद 60 से 95, तो उसके बाद 60 से 95 का ना तो 75 जाइए 2.36 वाला में 60 से 95, उसके बाद 75 से 100, 85 से 100, 95 से 100। ओके, तो 60 से 95 से याद रखना है, उसके बाद 75 में घुस जाना है। 60 से 95, 75 से 100, 85 से 100, उसके बाद 95 से 100। ओके, 1.18 रहेगा तो 1.18 का सीव रहेगा तो क्या कीजिएगा, तो 1.18 का सीव रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, ग्रेडिंग जोन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है, तो इसमें 1.18 करेगा। तो 30 से 70, 55 से 90, 75 से 100 और 90 से 100, रिपीट कीजिए। 1.18 है तो 30 से 8 में है तो 30 लीजिए, 18 तो 30 से 70, फिर 55 से 90, 75 से 100, फिर 90 से 100, तो 30 क्यों ले रहे हैं, काहे कि 1.18 है, तो 30 से 70, 55 से 90, 75 से 100, फिर 90 से 100। ओके, यहीं तक याद करने का औकात है हमारा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे वही पूछ दिया है 2.36 के लिए, सिर्फ 2.36 के लिए, और जोन फर्स्ट है तो 36 है तो कितना हो जाएगा 60 से 95, हाँ 36 है तो 60 वाला जाएगा ना, 36 वही ना 6 वाला, तो 60 से 90 जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब इसमें भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर भाई देवे हाँ ये है इन्वायरमेंटल का क्वेश्चन। तो इन्वायरमेंटल क्वेश्चन देखिए, टर्बिडिटी किससे मेजर कर सकते हैं, कलर किससे, टेस्ट ऑन ऑर्डर किससे, पीएच किससे, और डिसॉल्व सॉलिड किससे। ओके ना, कलर का ज़्यादा पूछा गया है तो टेंटोमीटर से हो जाता है। तो देखिए टर्बिडिटी मेजर करने के लिए 3-4 उपाय हैं। पहला टर्बिडिटी रॉड मेथड, उसके बाद जैक्सन टर्बिडिटी मेथड,
उसके बाद बैली टर्बिडिटी मेथड, उसके बाद है नेफ्लोमीटर मेथड। ओके ना, तो 4 को मेथड हुआ टर्बिडिटी मेजर करने के लिए, 4 मेथड याद कीजिए। पहले टर्बिडिटी रड मेथड, उसके बाद जैक्सन टर्बिडिटी, मैंने पहले टर्बिडिटी रड हुआ ना रड से, फिर जैक्सन टर्बिडिटी, फिर बैलिज टर्बिडिटी मीटर, उसके बाद नेफ्लोमीटर मेथड। ओके ना, तो कंफर्म कीजिए टर्बिडिटी निकालने के लिए टर्बिडिटी रड मेथड, फिर उसके बाद जैक्सन, उसके बाद बैलिज, उसके बाद नेफ्लोमीटर। और कलर के लिए कलर टन टनाटन, कलर टन टनाटन टिंटोमीटर। और टेस्ट एंड ऑडोर के लिए ओडोर, ओ से आ रहा है ना, तो ओस्मोस्कोप। टेस्ट एंड ओडोर, तो ओ आ रहा है ओडोर में, टेस्ट ऑन ओडोर, ओडोर में ओ आ रहा है ना, तो ओडोर तो ओस्मोस्कोप से मापते हैं। पीएच, पीएच किससे, तो विथ क्लोमेल रड, वो तो छोड़िए, इसको एक्वास्कोप से और पोटेंटियोमीटर से मापते हैं। तो पीएच मापना है ना, तो पीएच अगर भाई दबे कम हो जाता है तो कुछ बोलते हैं अम्लीय हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, तो स्वाद कोई दीजिएगा पीने के लिए पीएच इधर उधर करके, तो क्या कहेगा कैसा लग रहा है। तो एक्वास्कोप, ए कैसा लग रहा है, मैंने पीएच वाला रहा तो एक्वास्कोप, ए कैसा लग रहा है पीएच वाला में, तो एक्वास्कोप से मापते हैं या तो पोटेंटियोमीटर से मापते हैं। एक्वास्कोप, ए क्या है पिला दिए, एक क्या पिला दिए, तो एक्वास्कोप या तो पोटेंटियोमीटर। अब यार डिसॉल्व सॉलिड्स, अगर डिसॉल्व सॉलिड का बात करेंगे तो डिसॉल्व सॉलिड मेजर करने के लिए तो डाई आयनिक टेस्ट। डिसॉल्व सॉलिड बोला तो डाई आयनिक टेस्ट, डिसॉल्व सॉलिड सस्पेंडेड नहीं है, डिसॉल्व सॉलिड है, तो डिसॉल्व सॉलिड के लिए डाई आयनिक टेस्ट का यूज करते हैं। डिसॉल्व सॉलिड, जो डिसॉल्व सॉलिड तो उसके लिए डाई आयनिक टेस्ट करते हैं। डिसॉल्व सॉलिड डाई आयनिक, डी सही, तो डाई आयनिक टेस्ट। ओके, अब आगे कंटिन्यू करते हैं, क्या कह रहा है, हाँ आगे कंटिन्यू है। बीच ऑफ द फ्लोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन जो है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो कंफर्म कीजिए पहले करेक्ट को, इनकरेक्ट अपने निकल जाएगा। रैंकाइन गिव मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी फॉर द फेल्यूर ऑफ द मटेरियल एट इट्स इलास्टिक पॉइंट। कहने का मतलब रैंकाइन गिव मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी फॉर द फेल्यूर ऑफ द मटेरियल इट्स इलास्टिक पॉइंट। रैंकाइन क्या देता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी देता है रैंकाइन से, वो भी फेल्यूर पॉइंट पे। रैंकाइन जो होता है अपनी रेमा जो है रैंकाइन फेल्यूर पॉइंट पर मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी देती है। बल्किंग इज रिलेटेड टू द लेटरल डिफ्लेक्शन कॉलम। बल्किंग जो होता है, बकलिंग कर रहा है, बल्किंग बकलिंग नहीं, बल्किंग नहीं बकलिंग कर रहा है। बकलिंग रिलेटेड टू द लेटरल डिफ्लेक्शन ऑफ कॉलम। बकलिंग क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल कभी होता है नहीं है, तो बकलिंग में बस बात सीख लीजिए नया कि बकलिंग जो होता है ना रिलेटेड टू द लेटरल डिफ्लेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल नहीं। बकलिंग जो होता है, बकलिंग जो बकल नहीं करता है, तो बकलिंग लेटरल डिफ्लेक्शन से आपको रिलेटेड होता है। प्रिंसिपल प्लेन आर सब्जेक्टेड टू ओनली नॉर्मल स्ट्रेस। हाँ, आप आज एक बात और याद कर लीजिए कि प्रिंसिपल प्लेन जो होता है, प्रिंसिपल सब नहीं, प्रिंसिपल प्लेन सब्जेक्टेड टू ओनली नॉर्मल स्ट्रेस। जो प्रिंसिपल प्लेन होता है उस पर हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस होता है। जो प्रिंसिपल है बेचारा नॉर्मल ही रहेगा ना, देखें स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है बूढ़े हो जाते हैं वो नॉर्मल रहते हैं, ज़्यादा हाई फाई नहीं रहते हैं। तो प्रिंसिपल प्लेन हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस। विच ऑफ द फ्लोइंग नोट मेजर इरिगेशन मेथड अकॉर्डिंग टू द NRCS। इसमें से कौन जो है इरिगेशन के लिए मेजर मेथड नहीं है, इरिगेशन के लिए कौन मेजर मेथड नहीं है, वो भी किसके हिसाब से, NRCS के हिसाब से। पहला माइक्रो जो होता है, एबी इरिगेशन आपको मेजर है, स्प्रिंकलर भी मेजर है, सरफेस भी मेजर है, लेकिन मेगा नहीं है। तब आपसे पूछ सकता है कि माइक्रो इरिगेशन, ये भी आपको कुछ ही बोलते हैं, तो मेजर इरिगेशन में आता है, माइक्रो भी मेजर में आता है। स्प्रिंकलर जो स्प्रिंग करके ना देता है, मैंने उसमें कुछ ही बोलते हैं सैंडी एरिया में, तो स्प्रिंकलर भी होता है, एक मेजर ही होता है, सरफेस भी मेजर ही होता है। तो ओके, तो आप कंफर्म कीजिए कि मेजर कौन कौन होता है इरिगेशन। पहले माइक्रो मेजर में आता है, स्प्रिंकलर भी मेजर में आता है, सरफेस और सब सरफेस वो भी आता है। ओके, यहाँ पे देखिए सरफेस इरिगेशन जानते ही हैं, तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन मेजर है, तो उसको याद कर लीजिए। सरफेस और सब सरफेस जो होता है ये भी मेजर इरिगेशन में आता है, सरफेस सब सरफेस दोनों मेजर में आते हैं, सरफेस और सब सरफेस मेजर में आते हैं। अगला स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये भी आता है, स्प्रिंकलर जो स्प्रिंक नहीं करते रहता है, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है ना ये भी मेजर में ही आता है। और ड्रिप इरिगेशन ये भी मेजर में आता है, दोनों मेजर इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन ये भी मेजर में ही आते हैं। कौन सा, सरफेस सब सरफेस है, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन, इसको ट्रिंकलिंग भी बोलते हैं, तो ट्रिंकलिंग या ड्रिप ये भी मेजर में आ जाते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए आपको याद करने वाली बात आ गया, कैनाल बेड थिकनेस ऑफ कल्वर्ट प्लस डेप्थ ऑफ कल्वर्ट। थिकनेस ऑफ कल्वर्ट माने कहने का होता है कल्वर्ट में नहर होता है, तो थिकनेस ऑफ नहर और उसका डेप्थ ऑफ नहर दोनों को जोड़िएगा तो लेवल ऑफ द फ्लोर क्या कहलाएगा। तो हम इक्वा डक्ट मारे थे, तो इक्वाडक्ट नहीं होगा, साइफन इक्वाडक्ट। इक्वाडक्ट में होता है ना कि आपको ऊपर से नहर होगा, नीचे से रिवर होगा, और उसमें स्पेस होगा, और इसमें डायरेक्ट प्लस जोड़ दे रहा था, स्पेस कहाँ हुआ। तो इक्वाडक्ट क्या होता है कि ऊपर से नहर पास कर रहा है, नीचे से नदी पार कर रहा है, बीच में वर्टिकल गैप होता है, उसको इक्वाडक्ट बोलते हैं। और साइफन इक्वाडक्ट जिसमें कोई स्पेस नहीं होता है, तो इसमें साइफन इक्वाडक्ट क्यों आंसर हुआ, कहा कि थिकनेस ऑफ कल्वर्ट प्लस डेप्थ ऑफ कल्वर्ट है,
तो थिकनेस ऑफ कलवर्ट और थिकनेस और उसके बाद डेप्थ ऑफ कलवर्ट दोनों को जोड़ दिया तो स्पेस कहाँ बचा। तो ऐसे में थिकनेस ऑफ कलवर्ट पूछे या तो थिकनेस ऑफ कलवर्ट प्लस डेप्थ ऑफ कलवर्ट पूछे, आपसे थिकनेस ऑफ कलवर्ट पूछे और डेप्थ ऑफ कलवर्ट पूछे, तो इस स्थिति में आपका साइफन इक्वेडक्ट हो जाएगा। उसके बाद सुपर पासेस होता है और साइफन पूछे सुपर पास होता है। सुपर पासेस से डायरेक्ट कहेगा तो ऊपर से नहर नहीं, ऊपर से नदी हो जाएगा और नीचे से आपका नहर हो जाएगा, तो सुपर पासेज होगा। और साइफन सुपर पासेज तो ऊपर से नदी होगा नीचे से नहर होगा लेकिन स्पेस नहीं होगा। तो इसी तरह से जोड़ दिया आपसे थिकनेस ऑफ कलवर्ट, कलवर्ट मैंने नहर, थिकनेस ऑफ कलवर्ट प्लस डेप्थ ऑफ कलवर्ट, तक क्या होगा, साइफन इक्वेडक्ट हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। रूफ ट्रस के बारे में है। अच्छा क्या है देखते हैं हम। नेटवर्क कंप्रेशन एंड टेंशन मेंबर, द पिच ऑफ द रूफ ट्रस 1/6 फॉर प्रॉपर ड्रेनेज। कहने का मतलब रूफ ट्रस जो होता है ना, रूफ ट्रस जानते ही होंगे, रूफ ट्रस उसके लिए कह रहा है ना कि द पिच ऑफ रूफ ट्रस 1/6 फॉर प्रॉपर ड्रेनेज। आपसे पूछ सकता है कि रूफ ट्रस जो होता है ना, स्टील रूफ ट्रस देखे ही होंगे, स्टील रूफ ट्रस, उसमें जो होता है ना पीछे रूफ ट्रस प्रॉपर ड्रेनेज के लिए कितना होता है 1.6। रूफ ट्रस होता है, स्टील रूफ ट्रस होता है ना 1/6 होता है प्रॉपर ड्रेनेज के लिए, ठीक है ना। स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस 1/3 to 1/5 होता है, या तो 10 फीट या तो 15 फीट हो जाता है। एंड स्पेस जनरली स्पेस कितना होता है 10 फीट और 15 फीट होता है, ठीक है ना। 1/3 to 1/5 स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस, स्पेसिंग जो था रूफ ट्रस का उसका बोल रहे हैं, स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस जो छत होता है उसका स्पेसिंग, रूफ ट्रस का स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस कितना होता है, स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस जो स्पेसिंग होता है ना छत्ता का रूफ ट्रस का, तो स्पेसिंग क्या था 1/3 to 1/5 हो जाता है स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस। रूफ ट्रस तो आर जैसे नहीं रूफ हो थ्री, तो 1/3 से 1/5 होता है ना, 10 फीट ना तो 15 फीट हो जाता है स्पेसिंग, ओके ना। एंड जनरली 10 फीट से 15 फीट होता है स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस, ठीक है। ये हो जाता है स्पान ऑफ द मोर देन 6 है, द इकोनॉमिकल स्पान मोर देन 6 मीटर, इकोनॉमिकल स्पान मतलब मोर देन 6 में कहा गया। डबल एंगल सेक्शन यूजुअली यूज टू मेन रिफर्स, ये नहीं पता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड है। पहल का स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही है, वो भी रूफ ट्रस है। स्टील रूफ ट्रस ट्रांसमिट्स सेल्फ वेट एंड रूफ लोड वर्टिकली ऑन द वॉल्स। कहने का मतलब है कि स्टील रूफ ट्रस जो होता है सेल्फ वेट एंड रूफ लोड वर्टिकली ऑन द वॉल से जो ट्रांसफ़र करता है वर्टिकली ट्रांसफ़र करता है, ओके ना। तो वही बात कर रहा है कैसे ट्रांसफ़र करता है, तो वर्टिकली। तो देखिए पहल का सही है और सेकंड सही है, थर्ड सही नहीं है। तो वही कह रहा है स्टील ट्रस ट्रांसफर द सेल्फ वेट ऑन रूफ लोड वर्टिकली ऑन द वॉल। सेल्फ लोड सेल्फ कह रहा है सेल्फ वेट एंड रूफ लोड, सेल्फ वेट जो है और रूफ लोड जो ट्रांसफर करता है वर्टिकली वॉल पे ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब कह रहा है स्पेसिंग बिटवीन द स्टील ट्रस यूजुअली 15 फीट से लेकर 10 फीट से 15 फीट, जो स्टील रूफ ट्रस है उसका स्पेसिंग कितना होता है 10 फीट से लेकर 15 फीट तक, स्टेटमेंट बेस्ट में हो गया। वर्टिकली लोड ट्रांसफर करता है और 10 से 15 फीट इसका स्पेसिंग हो जाता है। और इसमें देखिए 1/3 से 1/5 कर सकता है स्पेसिंग, और ड्रेनेज के लिए 1/6, ओके। आगे बढ़ते हैं। while raising barrier wall between the noise while raising barrier walls between the noise source and noise receivers in to reduce the noise level receiving and noise reduction decibels डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ बैरियर्स। जो है बैरियर जैसे मैंने रिसीवर के लिए जहाँ से कोई बोल रहा है जहाँ से गाना बज रहा है चाहे कुछ बज रहा है, जहाँ से बोल रहा है से जहाँ से सुन रहा है उसके बीच का जो तो गैप होता है ना कौन डिफेक्ट करता है, तो उसको डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ बैरियर, बैरियर का हाइट पर डिपेंड करता है। हम क्या मार दिए थे वेवल से साउंड से वेव लेंथ सॉल्व पे मार दिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वेव लेंथ तो साइंस का भाषा हो गया, आपको बैरियर पर डिपेंड करता है। रिसीवर के लिए और जहाँ से बोलता है जहाँ से उसको बीच के लिए जो होता है ना वर्टिकल बैरियर्स पे, हाइट ऑफ बैरियर्स पे, वर्टिकल में हाइट ऑफ बैरियर्स पे डिपेंड करता है, ओके। बीच ऑफ द फ्लोइंग नोट क्लासिफिकेशन अंडर द कैटेगरी ऑफ कैरिज वे मार्किंग, कैरिज वे मार्किंग कह रहा है पेवमेंट एज लाइन, पेवमेंट एज लाइन कहने का मतलब है नोट अंडर द कैरिज वे मार्किंग। कैरिज वे जो होता है ना लोड जो सहता है उसका मार्किंग क्या क्या होता है, पेवमेंट एज लाइन होता है। पेवमेंट एज लाइन जो पेवमेंट एज लाइन होता है वो मार्किंग होता है। कैरिज वे पे जो लोड सहता है उसमें पेवमेंट एज लाइन होता है। जैसे नहीं देखें रोड पे मतलब सीधा सीधा लाइन पारा हुआ रहता है, तो उसमें कैरिज वे कह रहा है ना क्या होता है पेवमेंट एज लाइन होता है। पेवमेंट एज लाइन होता है नन ओवरटेकिंग जोन मार्किंग। हाँ देखेंगे रोड पे कि मैंने डॉट डॉट होता है वो कंटिन्यू होता है, तो पेवमेंट एज लाइन होता है। जो सीधा होता है पेवमेंट लाइन होता है, ओवरटेक करना है कि नहीं करना है वो भी मार्किंग होता है, तो नो ओवरटेकिंग जोन मार्किंग ये भी होता है। फिर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग,
पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, कहाँ क्रॉसिंग है वो भी मार रहता है। तो कहने का मतलब है कि कौन कौन सा होता है, कर्व मार्किंग विजिबिलिटी, कर्व मार्किंग विजिबिलिटी ये नहीं होता है। तो क्या क्या मार्किंग होता है, पेवमेंट एज लाइन हो जाता है, नो पार्किंग जोन मार्किंग हो जाता है, नो ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग कह रहा है, नो ओवरटेकिंग जोन मार्किंग होता है, फिर पेडेस्ट्रिंग क्रॉसिंग हो जाता है, पेडेस्ट्रिंग क्रॉसिंग हो जाता है, पेडेस्ट्रिन क्रॉसिंग हो जाता है। ओके, तो 3 होता है, पेमेंट जानते हैं, नो ओवरटेकिंग भी जानते हैं और पेडेस्ट्रिन क्रॉसिंग भी जानते हैं। नहीं जानते इसको, पेडेस्ट्रिन क्रॉसिंग याद रखिएगा कि होता है, पेडेस्ट्रिन क्रॉसिंग होता है मार्किंग। ओके, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्किंग। कैरिज वे मार्किंग आपको पता हो गया, कैरिज वे मार्किंग होता है। मार्किंग एट द इंटरसेक्शन, मार्किंग एट द इंटरसेक्शन ये भी होता है। मार्किंग एट द हाजर्डियस लोकेशन, हाजर्डियस लोकेशन मतलब खतरनाक, जहाँ पे एरिया होगा डेंजरस होगा वहाँ पे आपको मार्किंग रहता है। मार्किंग ऑफ इंटरसेक्शन मैंने क्रॉसिंग जहाँ पे होता है ना वो भी मार्किंग हो जाता है। जैसे रोड पे देखे हैं पैदल यात्री के लिए आपको मार्किंग हो जाता है, रोड पे लाइन पड़ा रहता है, वही मार्किंग कर रहा है। मार्किंग मतलब मार्किंग फॉर पार्किंग, पार्किंग करने के लिए आपको मतलब होता है ये मार्किंग। कहने का मतलब कितने तरह का मार्किंग होता है, कैरिज भी मार्किंग होगा ही, मार्किंग इंटरसेक्शन क्रॉसिंग वगैरह के लिए होगा ही, मार्किंग हैजर्डियस लोकेशन जहाँ पे डेंजरस होगा वो भी मार्किंग होगा, मार्किंग फॉर पार्किंग, पार्किंग के लिए भी मार्किंग होगा। तो इस सब पार्किंग मार्किंग ये सब होते रहता है, वो ऑप्शन पूछा जाएगा आपसे कौन नहीं होता है। अब आया मार्किंग, मार्किंग पार्किंग हो ही गया। वर्ड मैसेज, कोई भी मैसेज देना है आपको या वहाँ के गाड़ी ड्राइव करने के लिए वो भी मार्किंग हो जाता है, वर्ड मैसेज। ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, वो ऑब्जेक्ट मार्किंग, ऑब्जेक्ट मार्किंग भी होता है, ऑब्जेक्ट मार्किंग भी होता है और वर्ल्ड मैसेज भी होता है, वर्ल्ड मैसेज ऑब्जेक्ट मार्किंग भी होता है। ओके, ये सब मार्किंग में आ जाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रूल्स मेजरमेंट बुक इज ट्रू, कहने का मतलब है इसमें से कौन सा ट्रू है मेजरमेंट बुक के लिए। बीच ऑफ द फ्लोइंग रूल मेजरमेंट बुक ट्रू, डायमेंशन शुड बी इंटर्ड इन द ऑर्डर टू लेंथ विड्थ एंड थिकनेस, कहने का मतलब है ना कि मेजरमेंट बुक में जो होता है ना, मेजरमेंट बुक में क्या कह रहा है कि सही क्या होता है, द डायमेंशन शुड बी इंटर्ड इन द ऑर्डर ऑफ लेंथ विड्थ हाइट, कहने का मतलब मेजरमेंट बुक में जो होता है ना डायमेंशन जो शो करते हैं, लेंथ विड्थ हाइट तीनों को शो करते हैं। तो यही सही बात है, आपको याद रखिए कि मेजरमेंट बुक जो होता है आपका, मेजरमेंट बुक उसमें लेंथ विड्थ हाइट तीनों को शो करते हैं। मेजरमेंट बुक में लेंथ भी होता है, विड्थ भी होता है, हाइट भी होता है, क्या कि इसमें काम का डिटेल होता है, तो लेंथ विड्थ हाइट तीनों होगा। ओके, अब देखिए फ्लोइंग स्टेटमेंट गिव है पर प्री पर टेन थियोडोलाइट पर टेन गिवन पर टेन थियोडोलाइट यूज्ड सर्वेइंग आइडेंटिफाई द इनकोरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें इससे इनकोरेक्ट पूछ रहा है कि स्टेटमेंट गिवन द पेरेटाइन थियोडोलाइट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर, सब इसमें का पेरेंटाइल थियोडोलाइट सब भी हॉरिजॉन्टल का है ना और परपेंडिकुलर ही है। तो देखिए इसमें पेरेंटाइल होता है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, कहने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल जो है ना वर्टिकल का परपेंडिकुलर है, वर्टिकल क्रॉस शुड बी परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल, हाँ वर्टिकल जो है आपको हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर है क्रॉस। द एक्सिस ऑफ द प्लेट बबल शुड बी प्लेन परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, हाँ बबल भी होता है परपेंडिकुलर टू द है प्लेन वर्टिकल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस है। ओके, समझ गए आप। तब प्रेन टेन हो जाता है थियोडोलाइट ना, सब आपको हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल एक्सिस होता है, बबल टी हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल एक्सिस होता है, सब आपको टिल्टिंग में भी हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल एक्सिस हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये सॉल्व करने पड़ेगा, कैसे सॉल्व करना हो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ रेक्टेंगुलर कॉलम 300 मीटर 300 mm 300 mm साइज 5 mm लॉन्ग, रिस्टैंड पोजीशन एंड डायरेक्शन बोथ इंड रिकमेंडेड, रिस्टैंड पोजीशन एंड डायरेक्शन बोथ इंड रिकमेंडेड, वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ, तो इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, दोनों अगर रिस्टैंड कर देंगे तब, तो दोनों रिस्टैंड करेंगे तो आपको पता है कि दोनों रिस्टैंड कर देंगे ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों स्टॉप कर देंगे तो उसका एल इफेक्ट का फॉर्मूला होता है 0.65। और एल आपको दिया हुआ है यहाँ पे 300 से मतलब ना रखिए, एल दिया है 5 मीटर, तो उसको मैं देखिए 0.65 मल्टीपल 5 कीजिएगा तब कैंसर आ जाएगा। तो पहले तो वही क्वेश्चन से पूछता था, अब अभी लेंथ देकर भी पूछ रहा है कि इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। देखिए द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द ऑफ point intersection of obstruction clearance line and extended plane of the runway surface and other end is runway is called effective length of runway, effective length of runway कहने का मतलब है the point intersection of the obstructions clearance line and extended plane of runway surface and other end
रनवे इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ ऑफ रनवे। अच्छा, रनवे कर रहा है, सब कंबाइंड रहेगा तो इफेक्टिव रनवे का बोल रहा है। द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन क्लियरेंस लाइन एक्सटेंडेड प्लेन, क्लियरेंस लाइन एक्सटेंडेड प्लेन ऑफ द रनवे सरफेस एंड अदर एंड ऑफ द रनवे इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ ऑफ रनवे। अदर एंड बोल दिया तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ रनवे हो जाएगा। ठीक है, अब आप फ्लाई एस और उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है वो कह रहा है। तो फ्लाई एस नहीं जानते हैं आप, फ्लाई एस को जानते ही होंगे। फ्लाई एस अ रेसिडुअल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स पाउडर्ड बिटुमिन कोल और एनी अदर फॉर्म ऑफ कोल। कहने का मतलब है पाउडर होता है बिटुमिनस कोल, कोल्ड कोल और एनी अदर फॉर्म ऑफ कोल, ये हो जाता है फ्लाई एक्स। फ्लाई एक्स का जो होता है कॉम्बिनेशन होता है कोर्स पाउडर का बिटुमिन कोल का, बिटुमिन कोल का, मैंने इसमें पूछा गया यही कि किसका किसका मिक्सचर होगा वो कह रहा है। द फ्लाई एस जो होता है ना, फ्लाई एस रेसिड्यूड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कम्ब्यूजन ऑफ कोर्स पाउडर्ड बिटुमिन। पहले कोर्स पाउडर बिटुमिन था, बिटुमिन का पाउडर होता है कोल और एनी अदर फॉर्म ऑफ कोल। कोल का होता है पाउडर के, मैंने बिटुमिन का पाउडर का होता है और कोल का पाउडर का हो जाता है फ्लाई एस। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे कहा साइज दिया हुआ है। फ्लाई एस पार्टिकल्स जनरली स्प्रेड इन शेप ऑफ द साइज रेंजिंग फ्रॉम द 0.5 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन। कहने का मतलब फ्लाई एस जो होता है ना 0.5 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन तक हो जाता है। ओके ना, अब कह रहा है कि द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, माने SiO2 मेन कंस्टिट्यूट होता है फ्लाई एस में। साइज कितना होता है 0.5 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन तक हो जाता है साइज फ्लाई एस का। देखिए यहाँ पर वही पूछा गया है। द पेटी वर्क सच माइनर रिपेयरिंग एनुअल रिपेयरिंग ETC, कहने में पेटी वर्क छोटा बड़ा वर्क माइनर रिपेयरिंग वगैरह होता है ना, वो कह रहा है बीच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन इज रिक्वायर्ड। इसमें सेक्शन चाहिए, अब पेटी वर्क में रिपेयरिंग वगैरह करना है तो उसके लिए क्या सेक्शन चाहिए। तो हम तो कहे थे कि नहीं चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सिलेक्शन लेना पड़ेगा आपसे। पेटी वर्क करना है, पेटी वर्क जैसे मैंने माइनर रिपेयरिंग एनुअल रिपेयरिंग, माइनर रिपेयरिंग एनुअल रिपेयरिंग करना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिलेक्शन लेना पड़ेगा, कम से कम मिनिमम ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव वाला लेना ही पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग इंग्रेडिएंट्स इज फाउंड इन द हाई कंटेंट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट विच रिजल्ट शॉर्टनिंग फाइनल सेटिंग, शॉर्टनिंग फाइनल सेटिंग लाइम। कहने का बीच ऑफ द फ्लोइंग इंग्रेडिएंट्स फाउंड इन द हाई कंटेंट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग जो सीमेंट होता है ना, पढ़े होंगे, उसमें हाई कंटेंट क्या होता है, तो लाइम का। हाई कंटेंट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बीच रिजल्ट इन शॉर्टनिंग द फाइनल सेटिंग, फाइनल सेटिंग टाइम को शॉर्टनिंग करता है, तो कौन, तो लाइम। फाइनल शॉर्टनिंग रिजल्ट शॉर्टनिंग द फाइनल सेटिंग, शॉर्टनिंग कम करना, शॉर्टनिंग द फाइनल सेटिंग टाइम जो था ना, शॉर्टनिंग द फाइनल सेटिंग टाइम, ये नहीं इनिशियल नहीं, फाइनल सेटिंग टाइम, तो लाइम, वो लाइम हो जाता है। ओके, लाइम ही होता है। कौन सा सीमेंट हुआ यहाँ पे देख लीजिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ओके, अब देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन से। इसमें कह रहा है कि इन केस ऑफ द ज्वाइंट वेल्डेड मिनिमम द शुड नॉट बी लेस देन टाइम्स द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट ज्वाइंट 40 mm मोर देन 4 कह रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे कहते हैं इन केस ऑफ द लेफ्ट ज्वाइंट, अगर लेफ्ट ज्वाइंट रहेगा तो वेल्डेड मिनिमम द लेफ्ट शुड बी लेस देन x टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट ऑफ ज्वाइंट 4 mm। अच्छा, 4 से इस टाइम जो कहता है ना कि जैसे आप थिकनेस ऑफ वेल्डेड में ना देखे हैं कि 40 mm का मैक्सिमम या तो 4 का लेते हैं, वही कह रहा है कि इन केस ऑफ द लेफ्ट ज्वाइंट वेल्डेड मिनिमम शुड बी नॉट लेस देन x टाइम्स, कहने x टाइम थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट ज्वाइंट 40 mm वेयर द मोर देन x4, 40 यहाँ 4 होता है, 40 का या तो फिर 4s का ना होता है मिनिमम, वही कह रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेन होल यहाँ पे सीवर वो देख लेते हैं, इसको अच्छा से देखना होगा। देखिए यहाँ पे देख रहा क्वेश्चन है, उसके बाद देखेंगे बीच ऑफ द गिवन ऑप्शन नोट लिस्टेड एज अ टाइप ऑफ सीवर ऑपरेटेंस। कहने का मतलब है इसमें से कौन जो है सीवर अपार्टमेंट्स नहीं है, माने सीवर का पार्ट नहीं है, कौन सा नहीं है। तो लैम्प हॉल हमारा थे कि नहीं है, लेकिन इसमें सेक्शनल पंप कह दिया ना, हॉल वगैरह नहीं, सेक्शनल पंप जो नहीं है। तो आपको से कौन कौन जो है आपको सीवर अपार्टमेंट्स है, तो कैचमेंट बेसिन है, मैन हॉल भी है, फिर लैम्प हॉल भी है, ये सारे के सारे हैं आपका सीवर अपार्टमेंट, माने सीवर का पार्ट है। तो देखिए सीवर में जो होता है नाली, उसमें पहले पार्ट कौन होता है, लैम्प हॉल है, लैम्प हॉल सीवर पार्ट जो होता है नाली, उसमें लैम्प हॉल है। फिर क्लियन आउट्स है, क्लियन आउट्स भी है।
फिर कैचमेंट बेसिन भी है, फिर फ्यूजन टैंक भी है, ये सभी पार्ट है। उसके बाद सीवर अपरेटस जो होता है ना, अपरेटेंस, वो कह रहा है कि इसमें मैन होल होवे करता है, फिर ड्रॉप मैन होल होवे करता है। मेन होल होता है, इसका पार्ट है सीवर का, मेन होल भी है, ड्रॉप मैन होल भी है। तीसरा कह रहा है तो लैंप होल भी होता है। मेन होल फिर हो जाता है, पहले तो मेन होल हुआ, उसके बाद ड्रॉप मैन होल, उसके बाद लैंप हॉल्स भी होता है। ड्रॉप मैन हॉल्स, फिर लैंप हॉल्स भी है, फिर क्लीन आउट्स है, जो आउट करता है ना उसको क्लीन आउट्स भी है, फिर कैचमेंट बेसिन भी है, फिर फ्यूजन टैंक भी है। फ्यूजन टैंक भी है, मैन हॉल का फ्यूजन टैंक भी है, ये भी आपको उसका पार्ट है। फिर कैचमेंट बेसिन उसका ही है। उसके बाद क्लीन आउट्स ये भी है, और लैंप हॉल जान पे करते हैं। ओके। अब देखिए, सरफेस वाटर ऑल्सो इंक्लूड पार्टिकुलेट एंड डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर formed due to decay and leaching organic distributes. This collectivity reference to natural organic matter. कहने का मतलब सरफेस वाटर ऑल्सो इंक्लूड्स पार्टिकुलेट एंड डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म ऑफ द ड्यू टू डिके द लीचिंग ऑर्गेनिक डिटरब्यूट्स। दिस कल्टिवेटली रिफरेंस ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर। क्वेश्चन भी नहीं समझ में आया। ये सब कहने का मतलब जो मिक्सचर होता है उसके बारे में कह रहा है यार, यहाँ समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर, जहाँ पर आंसर मरवाया गया है नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर ना, तो क्वेश्चन आप समझ में आएगा। नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर यहाँ देखिए लिखा हुआ है, नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर इज अ एक्सट्रीमली complex मिक्सचर organic compounds that vary greatly and terms their physical and chemically characteristics। कहने का मतलब है नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर, अगर कहीं भी नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर, जैसे यहाँ पर नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर है ना, नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर कहेगा तो बहुत सारा बकवास करेगा, सबकी का मिक्सचर होगा। देखिए, सरफेस वाटर विल बी ऑल्सो इंक्लूड्स, मैंने सरफेस उसमें सब इंक्लूड कर रहा है, एंड डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्ड ड्यू टू डिके एंड लीचिंग ऑर्गेनिक डिस्ट्रीब्यूट्स। दिस कम्प्लीटली रिफर्ड टू एज नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर। माने सब चीज़ का जो मिक्सचर होगा, सब चीज़ बहुत सारा मिला के करेंगे ना, माने तो वह नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर आ जाएगा। ओके, समझ गए आप, नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर में आ जाएगा। अब देखिए, केमिकल इफ्लोरेंस क्या होता है, केमिकल इफ्लोरेंस क्या होता है। इन इफेरेंस द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑन ऑफ गैस इन लिक्विड ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, तो उसको बोलते हैं केमिकल इफ्लोरेंस। माने केमिकल रिएक्शन के चलते पानी के सरफेस पर बबल नहीं हो जाता है, उसको बोलते हैं केमिकल इफ्लोरेंस। फिर बायोकेमिकल मैटर्स डिफाइन एज द मैटर और मटेरियल दैट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग थिंग्स ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब है कि बायो केमिकल मैटर्स क्या होता है, तो क्या होता है इसमें कि बायोकेमिकल मैटर डिफाइन द मैटर और मटेरियल दैट प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग थिंग्स ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के चलते होता है ना, केमिकल रिएक्शन के चलते तो बायोकेमिकल मैटर कहेंगे। केमिकल रिएक्शन तो बायोकेमिकल मैटर, और केमिकल रिएक्शन के चलते जो बबल हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं केमिकल इफ्लोरेंस। जैसे दीवार में कैसे बूंदा बूंदा निकल जाता है तो इफ्लोरेंस बोलते हैं ना, तो उसी तरह पानी में भी केमिकल रिएक्शन के चलते बूंदा निकल जाता है तो केमिकल इफ्लोरेंस बोलते हैं। बायोकेमिकल मैटर तो केमिकल रिएक्शन के चलते होता है, बायोकेमिकल मैटर हो गया। केमिकल इफ्लोरेंस जान ही गए, अब बायोकेमिकल मैटर जानेगा। फिर बायोलॉजिकल लोड क्या होता है, बायोलॉजिकल लोड डिफाइन एज द टोटल बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, टोटल बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर सैंपल कॉल्ड बायोलॉजिकल लोड। मतलब जितना टोटल होगा ना, टोटल बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जितना भी होगा ना, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जितना होगा उसको बायोलॉजिकल लोड बोलते हैं। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें करेक्ट कौन होता है, तो देखिए, फ्रीक्वेंसी अवेकिंग द काउज ड्यू टू द नॉइज पोल्यूशन, फ्रीक्वेंट अवेकनिंग काउज द नॉइज पोल्यूशन, फ्रीक्वेंट अवेकनिंग, फ्रीक्वेंट बने होता है कंटिन्यूसली अवाकनिंग काउज ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के चलते होता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो फ्रीक्वेंट अवाकिंग का मीनिंग याद नहीं है, देख लेंगे हम। तो फ्रीक्वेंट अवाकिंग काउज ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन, तो आपसे कहीं भी पूछ सकता है कि फ्रीक्वेंट अवाकिंग जो होता है किसके चलते होता है, तो नॉइज पोल्यूशन के चलते। अब यहाँ पे देखिए, तो जानवे करते हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट देगा, स्टैंडर्ड डिविएशन देगा। तो आपको याद किया गया है कि 10 से 15 होला में 3.5 हो जाता है, 20 से 25 होला में 4 हो जाता है, और 30 से जितना बड़ा होता है ना, कहाँ तक 55 तक, 30 से बड़ा 55 तक तो 5 हो जाता है। ओके,
यहाँ पे देखिए क्या है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू का फॉर्मूला होता है W2/W1 मल्टीपल में 100। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट मैंने पटक नहीं देता है, तो इम्पैक्ट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, W2 - पटक दिया तो W2 - W1 के मल्टीपल 100 ये होता है। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्लोप कंटूर लाइन टेंस पैरेलल टू ईच अदर, कहने का मतलब इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्लोप कंटूर लाइन, यूनिफॉर्म स्लोप है तो यूनिफॉर्म स्लोप है तो पैरेलल होगा। कंटूर लाइन में अगर यूनिफॉर्म स्लोप है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्लोप कंटूर लाइन, यूनिफॉर्म स्लोप है तो कंटूर, मैंने पूछे क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि अगर यूनिफॉर्म स्लोप है तो कंटूर लाइन क्या होगा, तो पैरेलल होगा। सो थैंक यू, कंप्लीट हुआ, लव यू यार।